हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रीडिंग वाला में। आज के वीडियो में हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी नोट की सीरीज में मध्यकालीन इतिहास के नोट्स को चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म करेंगे। इसमें कुल 9 चैप्टर हैं, जिसे हम लोग 9 दिन के क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है उन दोस्तों के लिए जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मध्यकालीन भारत का दूसरा दिन है। पहला चैप्टर हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज है दूसरा चैप्टर, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तुर्क आक्रमणकारियों ने पंजाब और मुल्तान पर अधिकार के पश्चात गंगा की घाटी के साथ साथ बिहार और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तत्पश्चात इन आक्रमणकारियों ने जिस राज्य की स्थापना की वह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों के शासकों ने शासन किया, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला है गुलाम वंश, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इसे ममलुक या दास वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सहित इल्तुतमिश और बलबन गुलाम थे। इन शासकों का विवरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के पश्चात उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के उपरांत मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की, किंतु सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासकों से कालिंजर, महोबा और खजुराहो को छीन लिया। दोआब को अपना आधार बनाकर तुर्कों ने आसपास के क्षेत्रों पर अनेक आक्रमण किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात के सोलंकी शासक भीम द्वितीय को पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण लाहौर में हो गई। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बना, लेकिन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसे पद से हटाकर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने पिता का उत्तराधिकारी पुत्र को प्राप्त होने की रीति को दिल्ली सल्तनत काल के आरंभ में ही समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने तुर्क की भारत विजय को अस्थायित्व प्रदान किया, जिसमें उसने अली मर्दान खां, कुबाचा, ख्वारिज्म शाह आदि शासकों के विद्रोह का दमन कर दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। इसी कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल के आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया और साथ ही दिल्ली सल्तनत की सीमा को सिंधु नदी क्षेत्र तक विस्तारित किया। इल्तुतमिश के शासन काल में बंगाल और बिहार प्रांत में इवाज नामक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। 1226 से 27 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन महमूद ने लखनऊती के निकट हुए युद्ध में इवाज को पराजित किया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी।
इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी न घोषित करते हुए अपनी पुत्री को दिल्ली सल्तनत का सामग्री घोषित किया। इस प्रकार रजिया ने मध्यकाल के दौरान प्रथम महिला शासिका के रूप में सत्ता की बागडोर संभाली। दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, 1290 से 1320 खिलजी वंश, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। रजिया के शासक बनने के साथ ही तुर्क सरदारों की संस्था चालीस या चहलगानी ने उसका विरोध आरंभ किया। चालीसा या चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के राजकाज में नीतिगत सहायता के लिए किया गया था। रजिया के सत्ता में आने के साथ ही सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदार के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया जिन्हें इल्तुतमिश के काल में चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। हालांकि इल्तुतमिश इन सरदारों के साथ बहुत आदर से पेश आता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात चालीसा या चहलगानी सरदार किसी आयोग को शासक घोषित कर सत्ता की वास्तविक बागडोर स्वयं संभालना चाहते थे। रजिया महिलाओं की पारंपरिक पोशाक बुर्का और पर्दा को त्याग कर पुरुषों के समान कुबा, कोट, कुलाह, टोपी आदि धारण कर दरबार में आती थी। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया का विरोध किया था और उसके विरुद्ध अमीर सरदारों द्वारा किए जा रहे विद्रोह का समर्थन कर दिया। रजिया ने राजपूतों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की उद्देश्य से रणथंभौर पर आक्रमण किया था और संपूर्ण राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित किया था। रजिया ने इक्ताओं में बदलाव कर नई नियुक्तियां की। उसने एक अबिसिनियाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को आमीर ए आखूर अस्बशाला का प्रमुख नियुक्त किया। जलालुद्दीन याकूत को उच्च पद देने का तुर्क अमीरों ने विरोध आरंभ किया। परिणाम स्वरूप लाहौर और सरहिंद में विद्रोह का दमन करने हेतु रजिया ने क्रमशः लाहौर पर आक्रमण कर वहां के सूबेदार को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। सरहिंद पर आक्रमण के समय रजिया के सैनिकों में आपसी संघर्ष का कारण याकूत की मृत्यु हो गई और रजिया को तबरहिंद में बंदी बना लिया गया। रजिया ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया के साथ विवाह कर पुनः दिल्ली पर आधिपत्य का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह असफल रही और कैथल में उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के पश्चात इल्तुतमिश के वंश में अनेक आयोग व निर्बल उत्तराधिकारी सिंहासन पर आसीन हुए, जिसमें मैजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद शाह आदि शामिल है। ये सभी नाम मात्र के शासक थे, जबकि वास्तविक सत्ता तुर्क अमीरों के हाथ में था। अतएव शासन तंत्र में तुर्क सरदार एवं राजतंत्र में निरंतर संघर्ष चलता रहा। इतिहासकार मिन्हास उस सिराज ने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों में योग्य थी। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक तुर्क सरदारों और राजतंत्र में जारी गतिरोध की स्थिति का लाभ उठाकर उलूग खां नामक एक तुर्क सरदार ने सल्तनत पर आधिपत्य स्थापित किया और 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हो गया। यह तुर्क सरदार भारतीय इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बलबन इल्तुतमिश के कनिष्ठ पुत्र नासरुद्दीन महमूद का नायाब था, जिसने सुल्तान को सल्तनत के सिंहासन पर आरूढ़ होने में सहायता की थी। साथ ही स्वयं की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया था। बलबन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुल्तान ने 1250 ईस्वी में एक षड्यंत्र के अंतर्गत उसे अपदस्थ कर इमादुद्दीन
रेहान नामक एक भारतीय मुसलमान को नायाब का पद प्रदान किया था। सुल्तान ने बलबन को उलुग खां की उपाधि 1249 में प्रदान की थी। 1266 में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बना और उसने तात्कालिक समस्याओं, जिसमें अमीरों पर नियंत्रण तथा राजपूतों व मंगोलों की आक्रमण स्थिति शामिल थी, से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाया। बलबन ने चालीसा या चहलगानी को भंग कर दिया। बलबन के समय तक तुर्क सरदार का यह दल अधिक निरंकुश, महत्वाकांक्षी और तथा प्रभावशाली हो चुका था। बलबन ने उलेमाओं के महत्व को कम कर दिया तथा आवश्यक हस्तक्षेप को कम करने के लिए उसने उलेमाओं से परामर्श लेना बंद कर दिया। बलबन ने सैन्य संगठन को प्रभावी बनाने के लिए दीवान ए आरिज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की तथा इमाद उल मुल्क को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था को भी महत्व दिया। गुप्तचर विभाग का नाम बरीद ए मुमालिक तथा गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। न्याय व्यवस्था का शीर्ष अधिकारी सुल्तान स्वयं था। 1279 ईस्वी में बलबन ने बंगाल का अभियान किया तथा तुगरिल खां बेग के विद्रोह का दमन किया। तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करने में बलबन को 2 वर्ष का समय लगा। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गया। उसके बाद कैकुबाद तथा कैम्यूर्स शासक बने, लेकिन इनके अल्पकाल की शासन पद्धति के पश्चात गुलाम वंश के शासकों की अयोग्यता व दुर्बलता का लाभ उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहा और उसने घोषणा की कि वह विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। बलबन का राजत्व सिद्धांत बशाया में संकलित है। उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिरूप तथा नियाबते खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने अपनी उच्च स्थिति को दर्शाने हेतु ईरानी शैली में अपने भव्य दरबार का निर्माण करवाया। साथ ही सिजदा, दंडवत करने तथा पैबोस, सुल्तान के कदम को चूमना प्रथा को भी प्रारंभ किया। उसने ईरानी त्योहार नौरोज की प्रथा को प्रारंभ किया तथा अपनी शासन पद्धति में शालीनता हेतु सामान्य लोगों से मिलना, शराब पीना तथा सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं प्रकट करना आदि पर रोक लगा दिया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता था, जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए मेरी तलवार पर चला जाता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। बलबन की मृत्यु 1286 में हो गई। उसके बाद आयोग उत्तराधिकारी की स्थिति का लाभ उठाकर तुर्क अमीरों ने सभी उच्च पदों पर अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे अन्य गैर तुर्क वर्गों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन गैर तुर्क वर्गों में से एक खिलजी थे। खिलजी गैर तुर्क थे जो मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आए थे। उन्हें कभी भी सल्तनत काल में सम्मान नहीं मिला था तथा उन्हें मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु उत्तर पश्चिमी प्रांत में नियुक्त किया गया था। इन्हीं में से एक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में बलबन के आयोग उत्तराधिकारियों को दिल्ली सल्तनत से
अपदस्थ कर सिंहासन पर आसीन हुआ। तत्पश्चात किलोखरी में उसका राज्याभिषेक हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के उदय के साथ ही सल्तनत काल में उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा कि राज्य को शासित के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। उसने हिंदुओं को अपने धर्म और रीति रिवाजों का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। जलालुद्दीन खिलजी ने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़े दंड प्रावधान की नीति को न अपनाकर अमीरों की सद्भावना को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू ने कड़ा विद्रोह कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने उसे युद्ध में पराजित करके दंड नहीं दिया था। इसके विपरीत ईरान के फकीर सीदी मौला को मृत्यु दंड की सजा दी गई क्योंकि उसने सुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में सल्तनत का सुल्तान बना और इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। जलालुद्दीन के शासनकाल के दौरान वह कड़ा का इक़्तिदार था। इसने जलालुद्दीन के शासन के दौरान 1292 ईस्वी में भीलसा पर तथा 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अवध के सूबेदारी के समय इसने देवगिरी पर आक्रमण कर अकूत संपत्ति प्राप्त की थी। इस संपत्ति की लालसा में जलालुद्दीन अलाउद्दीन से मिलने चला गया। तत्पश्चात अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी और कुछ समय पश्चात वह अनेक विद्रोहों का सामना करता रहा। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए जलालुद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता का तरीका अपनाया। उसने अमीरों के षड्यंत्र को रोकने के लिए अनेक नियम बनाए, जिसमें भोजों और उत्सवों का आयोजन को अमीरों के लिए निषिद्ध कर दिया। वे आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया। इसने अमीरों के लिए शराब व नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दी। अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की जिसके सदस्य अमीरों की कही गई प्रत्येक बात और कार्रवाई से सुल्तान को अवगत कराते थे। अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले अमीरों में अकात खां, हाजी मौला, मलिक उमर, मंगू खां शामिल थे। सल्तनत के बाहरी सीमाओं का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत को लक्ष्य बनाकर किया गया, जबकि आंतरिक सीमाओं का विस्तार गैरिसन शहरों, सैनिकों के लिए स्थापित किला शहर की भीतरी सीमाओं के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ। भीतरी विस्तार खिलजी से पूर्व हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण के लिए सेनाएं भेजी तथा 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 से 1299 के बीच गुजरात के लिए अभियान किया। इसी अभियान में उसे मलिक काफूर प्राप्त हुआ। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय वहां के शासक हमीर देव था। इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अधिकारी उलुग खां एवं नुसरत खां ने किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
इस आक्रमण का कारण चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता से सुल्तान का प्रभावित होना माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में इस युद्ध की चर्चा है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 ईस्वी में तेलंगाना के वारंगल पर विजय प्राप्त किया था। वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। इसी समय मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। वर्ष 1311 में मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पांड्य शासक सुंदर पांड्य को पराजित कर मदुरै पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग में सुधार किया, सैनिकों को नगद वेतन के साथ घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी आरंभ किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसके कृपा पात्र मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को सिंहासन रूढ़ किया और अन्य बेटों को या तो कैद कर लिया या उन्हें अंधा बना दिया गया, लेकिन अमीरों ने विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ समय पश्चात महल के रक्षकों द्वारा मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। इस घटना के पश्चात खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ। यद्यपि समकालीन इतिहासकार खुसरो पर प्रत्येक अपराध में शामिल रहने का आरोप लगाते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो से भेंट की तथा उसे सम्मान दिया। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों ने के एक गुट ने इस्लाम के नाम पर विद्रोह किया, जिसमें सुल्तान के समर्थकों व विद्रोहियों के मध्य युद्ध हुआ तथा खुसरो की पराजय हुई और उसकी हत्या कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रादेशिक विस्तार व विजय अभियान। उत्तर भारत में गुजरात 1298 ईस्वी में वहाँ का शासक था रायकरण बघेला। खिलजी का सरदार था उलुंग खां और नुसरत खां। इसने गुजरात अभियान के मार्ग में जैसलमेर विजित किया तथा कर्ण भाग गया। रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में वहाँ के शासक थे राणा हमीर देव। अलाउद्दीन खिलजी का शासक था उलुंग खां और नुसरत खां। पहले राणा ने आक्रमण विफल कर दिया और नुसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन स्वयं आता है तथा राजपूत रानियों ने जौहर किया और हमीर युद्ध में मारा गया। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में वहाँ के शासक थे रतन सिंह। अलाउद्दीन स्वयं गया था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। 1311 ईस्वी में चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया गया। मालवा 1305 ईस्वी में वहाँ का राजा महलक देव। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? आइनुल मुल्क। इस युद्ध में महलक देव मांडू भाग गया और मालवा खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सिवाना 1308 ईस्वी में वहाँ का शासक थे शीतल देव, जो परमार वंश के थे। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन कुर्ग। इस युद्ध में शीतल देव मारा गया तथा उसका राज सल्तनत में मिला लिया गया। जालौर 1311 ईस्वी में वहाँ के शासक थे कान्ह देव। कमालुद्दीन कुर्ग अलाउद्दीन का सेनापति था। इस युद्ध में शासक के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ सौंपा गया। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत अभियान। देवगिरी 1296 ईस्वी में वहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। खिलजी सरदार था स्वयं अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव ने एलिचपुर प्रांत की आय देने का वादा किया। दूसरा बार देवगिरी में हुआ 1307 ईस्वी में। वहाँ का शासक थे रामचंद्र देव। इस बार खिलजी सरदार कौन था? मलिक काफूर। रामचंद्र ने कर देना बंद कर दिया था, अतः आक्रमण हुआ। रामचंद्र ने समर्पण किया और दिल्ली चला गया। वहां अलाउद्दीन ने
मित्रवत व्यवहार कर उसे राय रयाना की उपाधि दी, साथ ही नवसारी जिला भेंट किया। वारंगल 1309 ईस्वी में, वहां के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर था। देवगिरी ने मलिक काफूर को सहायता दिया और तेलंगाना की राजधानी पहुंच गया और शासक को सोने की मूर्ति व कोहिनूर हीरा तथा भारी मात्रा में लूट का सामान मिला। द्वार समुद्र 1310 ईस्वी में, वहां के शासक थे बीर बल्लाल। खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। देवगिरी का सेनापति पारस देव भी मलिक काफूर की सहायता के लिए साथ हो गया। बीर बल्लाल स्वयं पांड्य उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेने गया था। बल्लाल ने समर्पण किया और काफूर के साथ दिल्ली गया। वहां अलाउद्दीन ने उनका भव्य स्वागत किया। पांड्य अभियान, शासक थे वीर पांड्य। खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर पांड्य राज के उत्तराधिकारी युद्ध में सुंदर पांड्या के पक्ष में गया था। उसके साथ में बीर बल्लाल भी था। यह अभियान लूट की दृष्टि से श्रेष्ठ था। देवगिरी अभियान 1313 ईस्वी में, शंकरदेव सिंघन ने राजा थे। खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। सिंघन मारा गया और देवगिरी अधिकांशतः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। अगला है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। खिलजियों के पश्चात दिल्ली सल्तनत में तुगलकों का शासन आरंभ हो गया, जिसके महत्वपूर्ण शासकों में निम्न शासक शामिल थे। पहला है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का साम्राज्य विस्तार संपूर्ण देश पर था। उसने सुदूर दक्षिण तक के क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। वारंगल प्रथम दक्षिण भारतीय राज्य था जिसे तुगलकों द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया गया। इसे सुल्तानपुर उपनाम दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक के दक्षिण अभियान का नेतृत्व उसके पुत्र जौना खां ने किया। मध्यकालीन इतिहास में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जाना जाता है। राजमुंदरी अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, हालांकि वह गाजी मलिक की उपाधि से भी सुशोभित था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया। उसका मकबरा वास्तुकला की तुगलक शैली में बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की तथा इसके लिए एक नए विभाग की स्थापना की। डाक विभाग का प्रधान बरीद ए मुमालिक नियुक्त किया गया। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल तथा बिहार का अभियान किया। इन क्षेत्रों को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के निकट अफगानपुर में उसके पुत्र द्वारा बनाए गए लकड़ी के भवन के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक राज सिंहासन पर बैठा। अपने पूर्व शासक की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जिसका विस्तार संपूर्ण देश पर था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान, धार्मिक व तर्कवादी शासक था। वह योग्यता को वंश से अधिक महत्व देता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना किया था। क्षेत्र को एक अधिकारी की अध्यक्षता में विकास ब्लॉकों में
विभाजित किया, जिसका काम कृषकों को तकावी ऋण देकर कृषि का विस्तार करना था। मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को महत्वाकांक्षी शासक बताते हुए कहा कि वह विश्व विजेता बनना चाहता था और भारत में भूमि का एक टुकड़ा भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। इतिहासकार इब्न बतूता ने भी मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में यह कहा है कि वह अत्यधिक इनाम और दंड देता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजधानी परिवर्तन हुआ और देवगिरी का नाम परिवर्तन कर दौलताबाद कर दिया गया, लेकिन दिल्ली भी तुगलकों की राजधानी बनी रही। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए दो सैन्य अभियान खुरासन और कराचिल प्रमुख रहे। खुरासन अभियान खुरासन के शासक अबू सैयद के विरुद्ध किया गया था। इसका उद्देश्य गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर मंगोल आक्रमण से रक्षा करना था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक विवादास्पद योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की क्योंकि सुल्तान की विजय योजनाओं के कारण खजाना खाली हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर एक तांबे का सिक्का पेश किया और आदेश दिया कि इसे टका के समक्ष माना जाए। इससे पूर्व ही चीन के कबुलाई खान ने सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। यद्यपि भारत में सांकेतिक मुद्रा का विचार नया था और व्यापारियों तथा आम लोगों के लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक विद्रोह हुए, जिसमें प्रथम विद्रोह सागर के इक़्तिदार बहाउद्दीन गुरशास्प के द्वारा 1327 ईस्वी में किया गया। तत्पश्चात 1334 से 1335 में माबर में एहसान शाह ने विद्रोह किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में विजयनगर 1336 ईस्वी में और बहमनी 1347 ईस्वी में नामक दो स्वतंत्र राज्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। 1340 ईस्वी में अवध के नायब आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह सबसे बीभत्स था, लेकिन अंततः वह पराजित हुआ। गुजरात में तगी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप थट्टा में 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अगला है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई और गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। उसने उलेमा और सरदारों के समर्थन से राज सिंहासन प्राप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य अपने पूर्ववर्ती शासकों की अपेक्षा छोटा अवश्य था, फिर भी उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के बराबर था। फिरोज शाह तुगलक अपने महत्वपूर्ण सुधार के लिए जाना जाता है। उसने 24 प्रकार के आब बाबों को समाप्त कर 4 महत्वपूर्ण कर को जारी रखा। उसने जजिया को ब्राह्मणों पर भी लागू किया। फिरोज तुगलक ने कृषि तथा सिंचाई का विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में 11 नहर का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कई महत्वपूर्ण विभाग का निर्माण भी करवाया, जिसमें दारुल सफा अस्पताल था, दीवान खैरात, दान विभाग, दफ्तर ए रोजगार, बेरोजगार के लिए दफ्तर इत्यादि की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने कई महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण करवाया। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ तथा टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत की नींव को बनाए रखने हेतु जन कल्याण और परोपकारिता पर बल दिया। उसके शासनकाल के अंतिम दौर में साम्राज्य अस्थिरता से ग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत विभाजित हो गई तथा उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इसी दौरान 1394 ईस्वी में जौनपुर में
सरकी राज की स्थापना हुई। अगला है नासुरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी। नासुरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार दिल्ली से पालम तक सीमित था। इसी समय भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, जिसने तुगलक वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। तैमूर 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा महान सेनापति था। अपनी विजयों के पश्चात उसने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान आदि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसने अत्यधिक धन संपदा की लूट के उद्देश्य से 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और दिल्ली जीतने के पश्चात 15 दिनों तक दिल्ली में रहकर 1399 ईस्वी में वापस लौट गया। अगला है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। तुगलक वंश के पतन के पश्चात सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक का दिल्ली सल्तनत पर आधिपत्य स्थापित हुआ। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। पहला है खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तैमूर लंग ने भारत से जाते समय खिज्र खां को सेवाओं से प्रसन्न होकर मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी खिज्र खां को सौंप दी। मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदार मिलने के पश्चात वह प्रभावशाली हो गया और दिल्ली के शासक दौलत खां लोदी को पराजित कर स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। अगला है मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। मुबारक शाह एक योग्य शासक था, जिसने सल्तनत के विस्तार को देखते हुए मेवात, बयाना और ग्वालियर के विरुद्ध सफल अभियान किए और राज्य की आय में वृद्धि के स्रोत को बढ़ाया। अन्य शासक मुबारक शाह के पश्चात मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी एक निर्बल शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुआ। इसी के शासनकाल के दौरान बहलोल लोदी ने महमूद खिलजी के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी। तत्पश्चात अलाउद्दीन आलम शाह सुल्तान बना, लेकिन बहलोल लोदी ने उसकी अयोग्यता की स्थिति का लाभ उठाकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और वहां अधिकार कर लिया। अगला है लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश लोदी वंश था। यह मूलतः अफगानी था। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। लोदी वंश के शासक निम्नलिखित थे। पहला है बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। सैयद वंश के आयोग और निर्बल उत्तराधिकारियों की स्थिति का लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया। इसने विद्रोही गवर्नरों की शक्तियों को दबाने का प्रयत्न किया और साथ ही जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी में। सिकंदर लोदी लोदी वंश का योग्यतम शासक था। इसने पश्चिम बंगाल तथा गंगा घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से मैत्री संबंध भी स्थापित किए। इसने अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में दिल्ली से स्थानांतरित कर आगरा कर लिया। कालांतर में यह शहर प्रसिद्ध हुआ तथा इस शहर की स्थापना 1504 ईस्वी का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। अगला है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसे अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान ही राणा सांगा और अफगान सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। लोदी सुल्तान अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अत्यधिक निर्भर थी, किंतु सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति को देखकर सरदार अत्यधिक प्रसन्न नहीं थे। उसमें से कुछ सरदारों ने विद्रोह के द्वारा
अपने असंतोष को व्यक्त किया। कुछ प्रमुख अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र कर काबुल के शासक बाबर को आक्रमण हेतु निमंत्रण दिया और परिणाम स्वरूप 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और लोदी वंश समाप्त हो गया तथा मुगल वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण की स्थिति। भारत अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण अधिकांश बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा की ही स्थिति कमजोर थी। हून, सिथियन आदि की भांति तुर्क भी इसी क्षेत्र में की पहाड़ी दर्रों से होकर भारत में प्रवेश करते थे। इन पहाड़ों का विस्तार इस प्रकार हुआ कि पंजाब और सिंध की उपजाऊ घाटियों की सुरक्षा हेतु काबुल से लेकर गजनी होते हुए कंधार तक पहुंचने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक था। हिंदू कुश से घिरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना इससे भी अधिक आवश्यक था, क्योंकि यह मध्य एशिया से कुमुक पहुंचने का मुख्य द्वार था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमले के बाद दिल्ली सल्तनत की ओर आगे बढ़ा। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण। इल्तुतमिश के काल में ख्वारिज्म साम्राज्य के उदय के परिणाम स्वरूप काबुल, कंधार और गजनी पर गुलाम वंश के शासकों का नियंत्रण तीव्रता से समाप्त होने लगा था, लेकिन 1218 ईस्वी में चंगेज खां ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर आक्रमण कर उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। भारत पर मंगोल के आक्रमण का खतरा 1221 ईस्वी में आया, जब ख्वारिज्म राजा की पराजय के पश्चात युवराज जलालुद्दीन ने चंगेज खां के भय से सिंधु नदी को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, परंतु इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन के शरण देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। बलवन के समय मंगोल आक्रमण। चंगेज खां की मृत्यु 1226 ईस्वी के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया। 1241 ईस्वी में हेरात, गोर, गजनी और तुखारिस्तान में मंगोल सेनापति तैर बहादुर लाहौर की सीमा तक आ चुका था और लाहौर के सूबेदार ने दिल्ली सल्तनत से सहायता मांगी, लेकिन तत्कालीन सुल्तान बलवन ने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया और अंततः लाहौर पर मंगोलों का अधिकार हो गया। 1245 ईस्वी में मंगोलों द्वारा सुल्तान पर आक्रमण के पश्चात बलवन ने उसका सामना किया और उसे पराजित किया। इसी बीच इमादुद्दीन रैहान ने बलवन के प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर उसे पदच्युत करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहा। तुर्क अमीर, जिनमें शेर खां शामिल था, उसने मंगोल के साथ मिलकर बलवन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाया। शेर खां मुल्तान का सूबेदार था। मंगोलों से निपटने हेतु बलवन ने जिस रणनीतिक तथा कूटनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया था, वह 1286 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात भी जारी रहा। खिलजियों के समय मंगोल आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी बलवन के समय उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक था। इसने अनेक परंतु लड़ाइयों में मंगोलों के विरुद्ध अपनी योग्यता का परिचय दिया था। 1292 ईस्वी में हलाकू का एक पौत्र अब्दुल्ला 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण हेतु आगे बढ़ रहा था, परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने उस सेना को बलवन द्वारा स्थापित सीमा सुरक्षा पंक्ति के समीप पराजित कर दिया और मंगोल द्वारा युद्ध विराम के निवेदन के पश्चात 4000 मंगोल इस्लाम स्वीकार करने के बाद दिल्ली के आसपास बस गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के दौरान उन सभी मंगोलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जो जलालुद्दीन के शासन काल में दिल्ली के पास बस गए थे।
अलाउद्दीन के शासन काल में 1299 ईस्वी में नवीन मुसलमान द्वारा गुजरात अभियान के पश्चात लूट में अत्यधिक हिस्से की मांग के पश्चात विद्रोह कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन मुसलमानों के साथ साथ उसके स्त्री और बच्चे को भी खिलजी द्वारा कड़ी सजा दी गई। दिल्ली सल्तनत के अधीन सुल्तानों द्वारा मंगोल आक्रमणों व उसकी स्थिति में आए परिवर्तनों को नियंत्रित किया जा सका। मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी का दृष्टिकोण उनकी प्रतिरक्षा करना था। वही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाया गया कदम मंगोलों के विरुद्ध सैन्य आक्रमण का हिस्सा बना। अतिरिक्त तथ्य हैं तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज से गजनी और जयचंद के उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र से बदायूं तथा कनौज अपने अधिकार में लिए। सैन्य अभियानों द्वारा इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को तथा 1231 ईस्वी में मंदौर, जालौर, बयाना तथा ग्वालियर पर अधिकार किया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से वैधता प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि आमीर-ए-तुजुक था तथा बाद में वह आरिज-ए-मुमालिक भी बना। आमीर-ए-तुजुक मतलब उत्सवों का शहंशाह, आरिज-ए-मुमालिक मतलब युद्ध का मंत्री। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के सेनापति नुसरत खान तथा उलुग खान ने की थी तथा उस समय गुजरात का शासक रायकरन था। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्कन अभियान 1306 से 1307 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि सुदूर दक्षिण का पहला अभियान 1309 ईस्वी में तेलंगाना क्षेत्र में के वारंगल में था। तुगलक वंश द्वारा उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया गया। तुगलक सेना को नेतृत्व उलुग खां कर रहा था। बहलोल लोदी ने दोआब तथा मेवात का विद्रोह का दमन किया तथा जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया।